डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको रिट मेंस में कंप्लीट फिजिक्स का एक साथ स्टडी करा रहा हूं ताकि आप उसको 1 घंटे के लेक्चर को 2-3 बार देखकर फिजिक्स के जो 6-7 यूनिट है उसको आप अच्छे से रिवीजन कर सको। तो स्टार्ट करते हैं कंप्लीट फिजिक्स का रिट साइंस मेंस का। ओके, सबसे पहले चैप्टर होगा हमारा लाइट। आपको पता है कि इसके अंदर सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर रिट मेंस के अंदर आपको पता होना चाहिए कि ये सारे टॉपिक आपके फिजिक्स के हैं। पहला है लाइट प्रकाश, दूसरा साउंड ध्वनि, फोर्स मोशन, लॉज ऑफ मोशन बल गति, गति के नियम, करंट इलेक्ट्रिसिटी धारा विद्युत की, टेम्परेचर हीट, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, ताप उष्मा, उष्मा संचरण की विधियां, ग्रेविटेशन, कैपलर्स लॉ, बायोंसी और आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। ये टोटल 6 यूनिट है। इनको मैं आपको इन 6 यूनिट में एग्जाम में जाने से पहले क्या ऐसे पॉइंट, क्या ऐसे फॉर्मूले, क्या ऐसे लॉजिक है जो आपको पता होना चाहिए, वो मैं आपको शॉर्ट फास्ट सुपर फास्ट तरीके से स्टडी करा रहा हूं। अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से एंड तक देख लोगे तो आपको ये फिजिक्स के पार्ट की टेंशन खत्म हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक लाइट। ओके, लाइट के अंदर हमें पता है कि मेनली प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उनसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो पहली घटना है हमारी परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बता रखा है ये एक माध्यम की घटना है जिसमें किसी रिफ्लेक्टिव सरफेस पे कोई प्रकाश किरण आती है। ये आने वाली आपतित किरण और सरफेस से परावर्तित होने के बाद ये जो जाती है उसे परावर्तित किरण। और आप जानते हो, बोलो अपवर्तन का परावर्तन का नियम है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतन कोण बोलो आपके परावर्तन कोण के बराबर होता है। उसके बाद इस घटना के संबंधित उपकरण दर्पण होता है। तो हमें दर्पण सूत्र पता होना चाहिए, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पर ये क्या है, डिस्टेंस क्लियर ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, फ्रॉम मिरर। ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। ओके, और ये क्या है, फोकल लेंथ, ठीक है, ऑफ मिरर, दर्पण की फोकस दूरी। अगर ये फॉर्मूला याद है तो आपको कोई भी 2 चीजें तीसरी आप निकाल सकते हो। उसके बाद आवर्धन का सूत्र m इज इक्वल टू -v/u। ओके, और यहाँ पर अगर हम तीनों दर्पण के इमेज कैसी बनती है उसका नेचर देखें तो जो समतल दर्पण होता है उससे हमेशा आभासी, सीधी और बीम के बराबर बनती है। जो उत्तल दर्पण होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, उससे आभासी, सीधा और बीम से छोटा बनता है। इसीलिए वाहनों के साइड ग्लास के अंदर आपके उत्तल दर्पण बोलो आपका कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। अक्सर ये क्वेश्चन आता है। अवतल दर्पण की बात करें तो वास्तविक, उल्टा, आभासी, सीधा, छोटा, बड़ा, बराबर सभी प्रकार की इमेज बनती है। और आपको पता होना चाहिए अवतल दर्पण जो है वो जितने भी दांतों के डॉक्टर है, ENT डॉक्टर्स है, बोलो वाहनों की हेडलाइट है, उसमें यूज किया जाता है। क्लियर? तो आई होप आपको ये फर्स्ट पेज समझ में आया होगा। उसके बाद बात करें प्रकाश का अपवर्तन, 2 माध्यम की घटना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश किरण या तो विरल से सघन में जाएगी या सघन से विरल में जाएगी। तो दोनों घटना का अध्ययन कर लेते हैं। अक्सर यहाँ से रिट में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपसे मैं कहूँ कि प्रकाश किरण अगर विरल से सघन में जाती है तो वो अभिलंब की ओर आती है क्योंकि उसकी वेलोसिटी घट जाती है, उसकी वेवलेंथ घट जाती है, फ्रीक्वेंसी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वेलोसिटी वेवलेंथ क्यों घटा? क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो अपवर्तनांक है, वो वेलोसिटी और वेवलेंथ के साथ इनवर्स प्रोपोर्शनल का रिलेशन रखता है। जब डेंस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर से ज्यादा है तो ये ज्यादा है तो वेलोसिटी कम और आपका लैम्डा कम होंगे ही होंगे। क्लियर? इसका मतलब हुआ जब भी प्रकाश किरण विरल से सघन में आती है, रेड टू डेंस में आती है, तो अभिलंब की ओर आती है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम प्रकाश किरण सघन से विरल में जाए तो क्या होगा? तो हम जब सघन से विरल में जाएगी तो अपवर्तनांक कम होने से वेलोसिटी वेवलेंथ बढ़ेगी और वेलोसिटी इंक्रीज होने से क्या होता है कि अभिलंब
अभिलंब से दूर जाता है और वही फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, नो चेंज। आई होप आपको ये दोनों बातें समझ में आई होगी। अक्सर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर कि एक प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, घट जाती है, कभी याद करने की जरूरत नहीं है, ये लॉजिक पता है तो आप बोलो हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। ओके, उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर जो अपवर्तन घटना है उससे संबंधित उपकरण, प्रकाश उपकरण लेंस होता है, तो इसमें लेंस सूत्र याद होना चाहिए। दोस्तों आपको अगर मिरर सूत्र याद है, क्लियर, तो आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बोलो इस फॉर्मूले में पॉजिटिव इसमें नेगेटिव आता है, ये दर्पण के लिए है, क्लियर। तो लेंस में यहाँ नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। या तो लेंस के फॉर्मूले याद रखो या मिरर के फॉर्मूले याद रखो, किसी एक के याद रखो, दूसरे का काम अपना हो जाता है। उसके बाद अगर बात करें लेंस की, एक होता उत्तल लेंस, एक होता अवतल लेंस, क्लियर। उत्तल लेंस अपीयरेंस आप जानते हो, अवतल लेंस आप ऐसा जानते हो, क्लियर। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं बोलो, और कन्वर्जेंट लेंस, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस या डाइवर्जेंट लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, अवतल की नेगेटिव होती है, और उत्तल लेंस में सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं जो कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर डिपेंड करता है, और अवतल लेंस में केवल आभासी सीधा और छोटा बनता है। इसका मतलब हुआ मिरर इमेज के मामले में बोलो लेंस दर्पण से उल्टा होता है, वहां पर अवतल दर्पण में सभी प्रकार के केस बनते हैं या उत्तल लेंस में सभी प्रकार के केस बनते हैं, क्लियर। उसके बाद लेंस की शक्ति, पावर ऑफ लेंस की बात करें तो P = 1/f। अगर f आपका मीटर में होगा तो ये फॉर्मूला यूज करना, यूनिट डायप्टर आएगी, और अगर f आपको सेंटीमीटर में दे रखा है तो ये फॉर्मूला यूज करना डायप्टर में आएगी। यानी मैंने दो तरह के बता दिए, दोनों एक ही है। अगर आपको फोकस दूरी मीटर में दी जाए तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, सेंटीमीटर में दी जाए तो ये यूज करना, आंसर सेम डायप्टर में आएगा। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस देखें तो आपको यहां पर ये पावर वाले के अंदर एफ हमेशा क्या चिन्ह के साथ, उत्तल है तो क्या करना है पॉजिटिव, ओके, और अगर आपका अवतल है तो क्या यूज करना है नेगेटिव, क्लियर। तो इसका मतलब वो हमेशा बोलो रे ऑप्टिक्स में इन टॉपिक के अंदर जो भी राशि रखते हो वो चिन्ह के साथ रखी जाती है, ओके। और उसके बाद संयोजन में आपने देखा जितने भी लेंस दे उनकी शक्तियों को जोड़ देते हैं। अगर फोकस दूरी दे रखी हो तो P = 1/f होता है, तो 1/f1 + 1/f2 + 1/f3 हो जाएगा, क्लियर, ओके। उसके बाद नेत्र दोष की बात करें, आई डिफेक्ट मेनली दो पॉपुलर होते हैं, एक होता है बोलो मायोपिया और एक होता है हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष कहते हैं और हाइपरमेट्रोपिया को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, क्योंकि दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के निकट बनता है, इसलिए इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब अगर हमें बोलो रेटिना के निकट बना उसको रेटिना पे पहुंचाना है तो हमें ऐसा लेंस यूज करना पड़ेगा, ऐसा चश्मा पहनाना पड़ेगा जो कि बोलो प्रकाश किरण को और फैलाता हो। तो इसका मतलब हुआ इसका निर्वारण कौन से लेंस के चश्मे द्वारा होता है, कॉनकेव अवतल लेंस के चश्मे द्वारा। और दूरदर्शी दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया जिसके अंदर बोलो निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के दूर बनता है, अगर दूर बनता है रेटिना पे लाना है तो उसको थोड़ा कन्वर्जेंट करना पड़ेगा, इसीलिए इसका निर्वाणन उत्तल लेंस के चश्मे द्वारा किया जाता है, क्लियर। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी, ओके। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तीसरी घटना देखें तो इसमें आपको 3-4 बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो शर्त, अक्सर क्वेश्चन आ जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किरण किधर से किधर जानी चाहिए, सघन से विरल में जानी चाहिए, डेंस टू रेयर, क्लियर। उसके बाद आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए, क्लियर। ये दो कंडीशन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होनी चाहिए कि प्रकाश किरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होगा जब सघन से विरल में जाएगी। और दूसरी शर्त भी होनी चाहिए, एक शर्त से काम नहीं चलेगा, प्रकाश किरण अगर सघन से विरल में जाती है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होगा जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा होगा। क्रांति कोण क्या होता है कि वह आपतन कोण सघन से विरल माध्यम में जाने वाली प्रकाश किरण का वह आपतन कोण जिस पर जो अपनी अपवर्तित किरण है वो अभिलंब से 90 डिग्री समकोण पर आती हो उसको हम बोलते हैं क्रांतिक कोण। तो अगर ये निकालना है तो यहां पर मैं अपवर्तन के लिए स्नेल का नियम लगाऊंगा, क्लियर। ये क्या लिखा मैंने, स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम क्या कहता है, जिस माध्यम से प्रकाश किरण आती है उस माध्यम का अपवर्तनांक और माध्यम का आपतन कोण, क्लियर। जिस माध्यम में प्रकाश किरण जाती है उसका अपवर्तनांक और उस माध्यम का अपवर्तन कोण, क्लियर। तो अपन ने देखा यहां पर
साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो साइन थीटा सी यानी क्रांति कोण म्यू आर अपॉन म्यू डी यानी हल्का अपॉन भारी। इसी को मैं ये भी लिख सकता था साइन इनवर्स म्यू आर अपॉन म्यू डी, एक ही बात है। ओके, तो यहां पर आपको इससे कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो आप कर सकते हो। अगर आपको एक विरल माध्यम में सघन माध्यम का अपूर्णांक दिए जाए और क्रांति कोण पूछे तो इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। और पूर्णांति परावर्तन के अंदर एग्जाम्पल कौन से होते हैं, तो मरीचिका आपको पता होना चाहिए कि जो रेगिस्तान के अंदर दूर जल के जलाशय दिखाई देते हैं, जो मात्र दृष्टि भ्रम होता है, उसको मिरेज या मरीचिका कहते हैं। उन मरीचिका अप मिरेज आपने देखा होगा, समुद्र के किनारे आप खड़े रहते हो, बहुत दूर कोई जहाज तैर रहा होता है, वो थोड़ा पानी के सतह से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, जिसको उन मिरेज कहते हैं। ये भी मात्रदर्शी भ्रम है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। उसके बाद प्रकाशीय तंतु, ऑप्टिकल फाइबर और हीरे की चमक, ये सब बेस्ट एग्जाम्पल है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। तो दोस्तों मैंने आपको रैपिड फास्ट तरीके से एक टॉपिक याद करवा दिया है कि प्रकाश में एक्चुअली आपको क्या याद रखना है। ओके, नाउ आ जाते हैं हम सेकंड टॉपिक, हमारा है साउंड। ओके, साउंड के अंदर सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, अक्सर एग्जाम में आ जाता है कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज को हम क्या बोलते हैं, बोलो श्रव्य ध्वनि यानी ऑडिबल साउंड कहते हैं। क्लियर। और आपसे मैं कहूँ 20 हर्ट्ज से कम वाली को इंफ्रा साउंड यानी अश्रव्य ध्वनि कहते हैं, और 20,000 से ज्यादा को अल्ट्रासाउंड पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद दूसरी बात, साउंड एक मैकेनिकल, क्लियर, मैंने कहा मैकेनिकल यानी यांत्रिक और लॉन्गिट्यूजनल बोलो अनुदैर्ध्य तरंग होती है। यह भी क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, पता होना चाहिए। प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, जबकि जो ध्वनि है वो आपका अनुदैर्ध्य और यांत्रिक तरंग का उदाहरण है। यहाँ यांत्रिक का मतलब है ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्लियर। अनुदैर्ध्य का मतलब है कि इसमें कण का कंपन तरंग संचरण की दिशा में होता है। क्लियर। और कभी भी किसी तरंग के अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ प्रकृति का पता लगाना है तो उसके लिए बेस्ट फिनोमिना है ध्रुवण पोलराइजेशन। क्लियर। उसके बाद अपन बात करें ध्वनि के वेग का सूत्र, तो क्या होता है गामा पी अपॉन रो, यानी गामा क्या है, गैस का परमाणुकता नियतांक। ये क्या है, गैस का परमाणुकता नियतांक, एटोमिसिटी कांस्टेंट ऑफ गैस। ओके, उसके बाद पी क्या है, दाब है, और रो क्या है, बोलो, मैंने कहा रो क्या है, घनत्व है। क्लियर। ओके, उसके बाद दूसरी रूप है गामा आर टी अपॉन एम, या आर क्या है, सार्वत्रिक गैस नियतांक, टी टेम्परेचर, एम गैस का मोलर द्रव्यमान। क्लियर। तो यहां पर हमने क्या देखा, ये दो फॉर्मूले हैं। क्लियर, जिससे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन एक वेरी इंपॉर्टेंट बात जो 2 बार रीट में पूछी गई है, ध्वनि का जो वेग होता है वो दाब, आवर्ती और आयाम इन पर निर्भर नहीं करता है। इनका तो चलो ठीक है, इसका ध्यान रखना। यहां पर अक्सर आता है कि दाब बढ़ाने पर ध्वनि का वेग, इस फॉर्मूले की वजह से स्टूडेंट अक्सर धोखा खा जाते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि दाब कितना भी बढ़ाए ध्वनि का वेग नहीं बढ़ता है। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि घनत्व होता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब अगर आप सपोज दैट यहां पर दाब बढ़ाओगे तो आपका वॉल्यूम क्या होता है, बोलो, इनवर्सिव प्रोपोर्शन। दाब बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटेगा तो घनत्व बढ़ेगा। इसलिए क्या होता है कि दाब और घनत्व का जो रेशियो है वो क्या रहता है, नियत रहता है। क्लियर। इसलिए यहाँ पर ये दोनों चीज आ रही है, इसलिए दाब कितना भी बढ़ाओ ध्वनि का वेग अप्रभावित रहता है। क्लियर। ताप बढ़ाने पर दिख रहा है ध्वनि का वेग बढ़ता है, तो एक प्रैक्टिकली क्या देखा है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर ध्वनि का वेग 61 सेंटीमीटर पर सेकंड या 0.61 सेंटीमीटर पर सेकंड बढ़ जाता है। ओके, तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। उसके बाद ध्वनि के गुणधर्म की बात करें, ध्वनि ऐसा टॉपिक है जो छोटा सा है, लेकिन लगभग इससे मैं जितने पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं उनमें से किसी भी एक पॉइंट से क्वेश्चन आ सकता है। गुणधर्म की बात करें, प्रॉपर्टी की बात करें, तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है, तारत्व आवर्ती पर निर्भर करता है, क्वालिटी प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग होती है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन ये बहुत सारी बार एग्जाम में पूछा गया है। एग्जाम में किस तरह से पूछते हैं, ध्वनि का तारत्व गुण किस में निर्भर करता है, आयाम, आवर्ती, ध्वनि की तीव्रता किस में निर्भर करती है, इस तरह से। ओके, उसके बाद इको की बात करें, प्रतिध्वनि जब कब सुनाई देगा, शर्त क्या है इसकी, शर्त यह है
जब मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि में 0.1 सेकेंड का समय अंतराल और या 16 लगभग 17 मीटर की दूरी होगी, तभी क्या होगा बोलो, आपको इको सुनाई देगा। सोनार जो है उसकी फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग, और ये पनडुब्बी की डीवीडी, ये ट्रिक बता रहा हूँ, ज्ञात करने के लिए कार्य करता है। डी यानी डिस्टेंस, डी वी यानी वेलोसिटी, डी यानी डायरेक्शन। आपको पता होना चाहिए, अक्सर ये रीट में क्वेश्चन पूछा गया है कि सोनार बोलो तंत्र जो होता है ये किस सिद्धांत पे आधारित है, बोलो इको पर आधारित है। ठीक है, बोलो इको, बोलो पर आधारित, एक चीज। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि ये इसमें किस क्या ज्ञात किया जाता है, तो जो भी पानी में डूब रहे होते हैं उनकी डीवीडी ज्ञात करने में किया जाता है, डिस्टेंस, वेलोसिटी और डायरेक्शन। और 80 डेसिबल या उससे ऊपर की ध्वनि हमें तनाव उत्पन्न करती है, शोर उत्पन्न करती है। क्लियर? तो आई होप दोस्तों आपको ध्वनि टॉपिक समझ में आया होगा। मैं बिल्कुल स्मार्ट तरीके से बता रहा हूं कि एक ही टॉपिक को 10 मिनट में, 15 मिनट के अंदर या 5 मिनट में कैसे रिवाइज किया जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं फोर्स, मोशन एंड बोलो गति के नियम। तो इसमें आपको क्या क्या पता होना चाहिए। पहला आपको पता होना चाहिए फोर्स F बराबर क्या होता है, ma। और अगर भार की बात करें तो भार बराबर क्या हो जाता है, mg। अगर आपको एग्जामिनर जब भी भार का क्वेश्चन पूछेगा तो मास देगा तो भार पूछेगा, और भार देगा तो मास पूछेगा, क्योंकि जी की वैल्यू तो फिक्स है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? या न्यूमेरिकली अपन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? तो अक्सर यहां से क्वेश्चन आता है, कभी बोलते हैं इतने न्यूटन भार का वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा, या कभी बोलते हैं स्थिर वस्तु के द्रव्यमान का भार क्या होगा, तो वो कर सकते हो। क्लियर? उसके बाद यहां पर भार हो या बल हो, इसकी एम के सिक्वाई न्यूटन होती है, सीजे सिक्वाई डाइन होती है, और 1 न्यूटन 10 की घात 5 डाइन के बराबर होता है। क्लियर? उसके बाद अगर डाइन पूछे, 1 डाइन 10 की पावर -5 न्यूटन के बराबर होता है। टाइप्स ऑफ फोर्स की बात करें, एक एक फोर्स का एक एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। गुरुत्वीय बल का क्या होता है, F बराबर -G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर जी जो होता है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर होता है। क्लियर? यहाँ जी की वैल्यू ध्यान रखना 6.67 इंटू 10 की पावर -11। यहाँ पर K की वैल्यू ध्यान रखना 9 इंटू 10 की पावर 9। क्लियर? उसके बाद घर्षण बल की बात करें तो देखो यहाँ पर ये माइनस लिखा है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण का होता है, या प्लस माइनस है, यानी स्थिर वैद्युत की बल या इसी को बोलते हैं कूलाम बल, ये आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है। उसके बाद घर्षण बल की बात करें, घर्षण बल F बराबर म्यू एन या F बराबर म्यू एम जी। यहाँ पर म्यू क्या है बोलो, घर्षण गुणांक, जो अलग अलग सतह का अलग अलग होता है। ओके। उसके बाद बात करें चुंबकीय बल की तो 2 फॉर्मूले होते हैं। अगर कोई आवेशित कण किसी वेलोसिटी से चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील है तो F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, या इसी को क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। क्लियर? ओके। और क्रॉस का मतलब साइन थीटा, और यहाँ पर एफ एल आई एल बी साइन थीटा। अगर कोई बोलो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई एल लंबाई का धारावाही तार है तो उस पर लगने वाला बल आई एल बी साइन थीटा होता है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एफ बराबर यहाँ पर आई एल क्रॉस बी। क्लियर? हटाएंगे तो वो आ जाएगा, एक ही बात है। क्लियर? तो दोस्तों ये बलों के प्रकार के फॉर्मूले याद हैं तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। ओके। उसके बाद बात करते हैं गति के नियम। 3 नियम होते हैं। एक प्रथम नियम जिसको जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। एक द्वितीय नियम जिसको गति का वास्तविक नियम कहते हैं। एक तृतीय नियम जिसको क्रिया प्रतिक्रिया नियम, एक्शन रिएक्शन लॉ कहते हैं। जो गति का प्रथम नियम है, जड़त्व का नियम है, वो कहता है कोई भी वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, गतिशील है तो गतिशील रहना चाहती है, जब तक कि कोई बाह्य बल कार्यरत ना हो। जड़त्व के नियम के अंदर कभी भी स्थिर अवस्था का जड़त्व है, गति अवस्था का जड़त्व है, दिशा का जड़त्व है। कैसे पता चलेगा कि वस्तु पहले किस कंडीशन में है। अगर कोई चलती हुई बस के अचानक बोलो रुकी हुई बस में अचानक चलने पर वो बोलो आप पर्सन जो है वो पीछे की ओर जाता है तो ये स्थिर अवस्था का जड़त्व है। क्लियर? यानी वस्तु पहले किस अवस्था में थी उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है। चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगाने पर हमारा आगे जाना गतिशीलता के जड़त्व का उदाहरण है। क्लियर? गति का वास्तविक नियम गणितीय रूप है। यह कहता है कि एक्स जो बाह्य बल होता है वो संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यहाँ पर अगर हम
बोलो एम वी लिखें, डेल्टा टी करें, एम को कांस्टेंट करें, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी करें, तो आपको पता है एम ए आ जाता है। क्लियर? तो इसका मतलब ये लिखूं या लिखूं एक ही बात है। एफ बराबर एम ए, जो हम पूरी फिजिक्स में यूज करते हैं, जब भी कोई वस्तु गतिशील होती है तो वहां पर उस पर लगने वाला बल एम ए के बराबर होता है जब हमें एक्सीलरेशन ज्ञात करना होता है। क्लियर? ये न्यूटन ने अपनी गति के द्वितीय नियम में बताया था। गति का तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ओके, ये दो जो मैंने लिखे हैं वो क्रिया प्रतिक्रिया को बताया। क्रिया प्रतिक्रिया जो होती है वो परिमाण में क्या होती है? समान होती है, दिशा में विपरीत होती है और अलग अलग वस्तु पर, ठीक है, वस्तु पर बोलो होती है। ध्यान रखना, एक पे क्रिया लगेगी तो दूसरे पे प्रतिक्रिया लगेगी। क्लियर? तो आई होप आपको ये भी चैप्टर समझ में आया होगा। उसके बाद गति के समीकरण की बात करें, प्रथम समीकरण v इजिकल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन s बराबर यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर यू स्क्वायर 2s। या ये क्या है? बोलो इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग। क्लियर? ओके, उसके बाद v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। उसके बाद a क्या है? एक्सीलरेशन। उसके बाद आपका t क्या है? टाइम। क्लियर? और s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? दोस्तों आपको क्या ध्यान रखना है कि ये गति की समीकरणों को यूज करने के लिए हमेशा तभी यूज कर सकते हैं जब a क्या हो? बोलो नियत हो। क्लियर? तो हम बिंदास गति की समीकरण यूज कर सकते हैं। अगर गति की समीकरणों को ऊर्ध्वाधर दिशा में करना है तो समीकरण यही रहेगी। बस क्या ध्यान रखना है? ऊर्ध्वाधर दिशा में या तो कोई बॉडी मोशन अप टू डाउन कर सकती है या डाउन टू अप कर सकती है। तो अगर अप टू डाउन नीचे की ओर गति कर रही है तो आपको पता है जी भी नीचे ही लगता है, इसलिए उस केस में एक्सीलरेशन जो है प्लस जी के बराबर होगा और एस जो है वो एच के बराबर होगा। अगर ऊपर की ओर गति कर रहे हैं तो जी तो हमेशा नीचे ही लगता है, तो यहाँ पर ए जो है वो माइनस जी यूज होगा। क्लियर? यानी यहाँ पर जो आपका जी है वो रिटार्डेशन का काम करेगा या एक्सीलरेशन का काम करेगा। क्लियर? आई होप आपको गति, बोलो बल और गति के नियम, ये वाला चैप्टर भी समझ में आया होगा। दोस्तों 3 चैप्टर हम फास्ट रिवाइज कर चुके हैं। एक लाइट किया, एक साउंड किया और एक फोर्स, मोशन और लॉज ऑफ मोशन। क्लियर? नेक्स्ट अपन नंबर 4 चैप्टर लेते हैं, हीट। ओके, टेम्परेचर, बोलो टेम्परेचर, हीट, ओके, एंड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। ओके, सबसे पहले टेम्परेचर की बात करें। टेम्परेचर में एक ही क्वेश्चन, अगर आपको ब्रह्मास्त्र ये टेम्परेचर स्केल में संबंध पता है तो काम हो जाएगा। डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइड बाय 5, केल्विन माइनस 273 पर डिवाइड बाय 5, एफ माइनस 32 डिवाइड बाय 9, आर डिवाइड बाय 4। आर यानी र्यूमट, एफ यानी डिग्री फ़ारेनहाइट, के यानी केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपको ये रिलेशन याद है तो एक दे तो दूसरा आप कर सकते हो। तो ये तो आपको एग्जाम जाने से पहले हमेशा याद होना ही चाहिए। उसके बाद हीट की बात करें, एक विशिष्ट ऊष्मा और एक गुप्त ऊष्मा, अक्सर इनसे क्वेश्चन आ जाता है। एक ही फॉर्मूला याद रखना, Q बराबर ms डेल्टा टी। तो S इजिकल टू क्या हो जाएगा? S इजिकल टू हो जाएगा Q अपॉन m डेल्टा टी। तो अपने आप यूनिट बना सकते हो, कैलोरी, ग्राम, डिग्री सेंटीग्रेड या बोलो केल्विन, क्योंकि जब भी ताप में परिवर्तन होता है तो डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में से कुछ भी लिखा जा सकता है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड होती है और जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड होती है। 1 ग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? बोलो विशिष्ट ऊष्मा। आप ध्यान रखना, विशिष्ट ऊष्मा को वैसे आइडियली 1 ग्राम से डिफाइन किया जाता है, अदरवाइज आपको ध्यान होना चाहिए एकांक द्रव्यमान से डिफाइन किया जाता है। क्लियर? उसके बाद लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लेटेंट हीट। ओके, और इसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट। क्लियर? इसलिए इसके लिए एस वर्ड यूज होता है, उसके लिए एल वर्ड यूज होता है। इसमें आपको Q बराबर ml फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो L बराबर क्या होगा? Q अपॉन m। तो यूनिट क्या बनेगी? कैलोरी पर ग्राम। आइस और वाटर की आपको याद होनी चाहिए। आइस की 80 कैलोरी पर ग्राम और वाटर की 540 कैलोरी पर ग्राम। 1 ग्राम पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी विशेष ऊष्मा का यूज एक ही अवस्था के अंदर किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है और गुप्त ऊष्मा का यूज किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के समय किया जाता है। क्लियर? उसके बाद अपन बात करते हैं, बोलो ही ऊष्मा स्थानांतरण की विधियां। आपको पता होना चाहिए दोस्तों 3 विधियां होती है, एक होती चालन, एक होती सेवन और एक होती विकिरण। अक्सर
जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो विकिरण का आता है। क्लियर। उसके बाद चालन क्या होता है? ठोसों में ताप अंतर के कारण जो ऊष्मा का संचरण होता है उसे चालन कहते हैं। अगर मैं यहाँ पर ये आयरन की रोड है, लोहे की क्या है? छड़ है। क्लियर। और आपने एक हाथ से इधर पकड़ रखा है और इधर से मैं गर्म करूं तो थोड़ी देर में क्या होगा बोलो? आपको यहाँ पर ये दूसरा एंड भी गर्म लगेगा। इसी को बोलते हैं चालन। सेवन की बात करें, द्रव में घनत्व अंतर के कारण आपने देखा होगा कोई भी ये टैंक है, इसमें पानी भरा हुआ, अगर हम इसको गर्म करेंगे तो पानी ऊपर नीचे मॉलिक्यूल जाते रहते हैं, तो इसको बोलते हैं सेवन। और विकिरण की बात करें, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछा जाता है कि विकिरण में बोलो ऐसा कौन सा उष्मा संचरण का माध्यम है जिसमें जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो पता होना चाहिए विकिरण होगा। ओके। जैसे विकिरण का एग्जाम्पल क्या है? आप भट्टी के पास खड़े हो तो भी आपके पास हीट पहुंचती है, तो इसका मतलब ये क्या होता है? विकिरण। सबसे तीव्रतम ऊष्मा संचरण, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। सबसे फास्ट कौन सा होता है? और इसकी लैम्डा परास 0 से अनंत होती है। और स्पेक्ट्रम का अध्ययन करना है तो सबसे बेस्ट रॉक साल्ट प्रिज्म। ठीक है, रॉक सॉल्ट प्रिज्म इसके लिए बेस्ट होता है, क्योंकि कांच से करोगे तो साधारण कांच कुछ ऊष्मीय विकिरण को बोलो क्या कर लेता? अवशोषित कर लेता है। क्लियर। आई होप आपको ये चैप्टर भी समझ में आया होगा। उसके बाद अपन बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। किसकी बात कर रहे हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा विद्युत की बात करें। सबसे पहले तो आपको यही फॉर्मूला याद होना चाहिए। धारा क्या होता है? आवेश प्रवाह की दर I = QT, Q/T। और आप जानते Q बराबर N ही होता है, तो यहाँ पर N/T को क्या कह सकते हैं? प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर आपको कहा जाए किसी तार के अंदर इतने समय में इतने प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी है, तो आपको E तो फिक्स होता है, आपका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको धारा मिल जाएगी। उसके बाद है ओम का नियम, V = IR। ओके, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, हटाएंगे तो R आएगा। R मतलब क्या है? प्रतिरोध, जिसको बताया किसने? ओम ने। इसलिए इसकी इकाई क्या होती है? यूनिट ऑफ R। कभी भी पूछे तो क्या होती है बोलो? ओम होती है। क्लियर। और इसका सूत्र होता है ρL/A। यानी आपसे मैं कहूं R की निर्भरताएं देखें तो एक तो तार की लंबाई पे बोलो, तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे, और तार के प्रकृति पर। ठीक है। और ताप बढ़ाने पर बोलो चालक पदार्थ का तार का ताप प्रतिरोध बढ़ता है। वो यहाँ पर इस फॉर्मूले से पता चल रहा है। RF = RI + α∆T। अगर ये इंक्रीज करेंगे तो ये भी इंक्रीज होगा। तो इस तरह से ये चार कारकों पर प्रभावित होता है। ताप बढ़ाने पर ध्यान रखना चालक का हमेशा प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना जो सेमीकंडक्टर होते हैं अर्धचालक, ठीक है, उसमें उल्टा है। अर्धचालक मतलब सेमी कंडक्टर। ठीक है, सेमी कंडक्टर जितने भी होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनमें अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। क्लियर। ओके। जबकि यहाँ पर प्रतिरोध बढ़ता है। उसके बाद बात करें प्रतिरोधकता या बोलो विशिष्ट प्रतिरोध, इसको बोलते हैं रजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर। तो ये क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जब मैंने लिखा यहाँ पर R = ρL/A, तो ρ = करूंगा तो RA/L बन जाएगा। और निर्भरता, चूंकि इसको डिफाइन ही यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया से जाता है, इसलिए दो ही कारकों पर निर्भर करता है, एक ताप पर और एक पदार्थ की प्रकृति पर। ताप बढ़ाएंगे तो रो भी बढ़ेगा, क्योंकि क्या देखा गया है इसमें भी सेम बोलो फॉर्मूला ये कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कराओगे तो विशिष्ट प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रतिरोध तार की लंबाई, तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, टेम्परेचर और पदार्थ की प्रकृति चारों पर निर्भर करता है, जबकि प्रतिरोधकता रजिस्टिविटी केवल और केवल पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर ही करती है। उसके बाद प्रतिरोधों का संयोजन, एक सीरीज और एक पैरेलल। एक क्या है? सीरीज, और एक क्या है बोलो? पैरेलल। क्लियर। यानी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम सब जानते हैं। श्रेणी क्रम में R net = R1 + R2, और समांतर क्रम में ये होता है। व्हीटस्टोन सेतु के बैलेंसिंग की शर्त क्या है? P/Q बोलो = R/S। क्लियर। अगर आपको ये बैलेंसिंग मिलता है तो हम बीच में लगे हुए कोई भी प्रतिरोध उसको हटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर धारा क्या होती है? 0। क्लियर। ओके। उसके बाद आप जानते हो तीन प्रभाव पढ़ने, एक विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, एक चुंबकीय प्रभाव, एक रासायनिक प्रभाव। क्या ध्यान रखना है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या उष्मीय प्रभाव, ठीक है, या उष्मीय
प्रभाव। अगर बात करें तो एक तो इस प्रभाव पर प्रेस है, हीटर है, ओवन है, गीजर है, आदि सभी इसी प्रभाव पर आधारित है। और इसमें जो ऊष्मा होती है उसका फॉर्मूला VIT या V²/RT बोलो या I²RT, डिपेंड करता है कौन सा फॉर्मूला आपको दे रखा है। ये एक याद रखना है, बाकी तो V = IR से फॉर्मूले बदल रखे हैं। इस V की जगह I कर दूंगा तो I² R आ जाएगा, या I की जगह करूंगा तो V/R करूंगा तो V²/R आ जाएगा। क्लियर। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत घंटी है, विद्युत क्रेन है, ये सब इसी पे आधारित है। और ओरस्टोड का प्रयोग है, वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को दर्शाता है। क्लियर। ओरस्टोड ने देखा कि एक सर्किट को क्लोज है, जब मैं उस तार के अंदर धारा बहती है तो उसके बाद चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है। तो उसने कहा यार यहाँ पर मैंने कोई चुंबक तो रखी नहीं, फिर भी चुंबकीय सुई में विक्षेप आ रहा है, इसका मतलब हुआ यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वो विद्युत धारा के कारण हुआ है, जिसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। उसके बाद विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, इस पर विद्युत अपघट्य सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, वो इसी पे आधारित है। इसके लिए फैराडे के 2 नियम दिए गए। फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे कहता है कि जब भी किसी विद्युत अपघट्य सेल के अंदर बोलो आवेश प्रवाहित किया जाता है तो कैथोड पर जमा धातु की मात्रा बोलो ZQ, या Q की जगह IT, या EA 96500 IT, या Q क्या है, जमा धातु का तुल्यांक की बार, इक्विवेलेंट वेट ऑफ डिपॉजिट मेटल। क्लियर। और 96500 क्या है बोलो, ये इसका मतलब है चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। क्लियर। 1 मोल इलेक्ट्रॉन या 1 फेराडे जिसको बोलते हैं। क्लियर। आवेश की सबसे बड़ी इकाई है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश भी 96500 कूलाम के बराबर होता है। फिर फेराडे कहता है कि अगर मैं 2 सेल लूं, उनको अगर श्रेणी क्रम में कनेक्ट करता हूं तो फिर उसमें क्या होगा कि बोलो W1/W2 दोनों के कैथोडों में जमा मात्रा बोलो E1/E2 यानी दोनों के तुल्यांक की भार के अनुपात के बराबर होता है। क्लियर। ओके। 3 चीज दे तो चौथी निकाल सकते हैं। तो आई होप तीनों प्रभाव समझ में आए होंगे। एक्चुअली इन प्रभावों के अंदर इतनी इंफॉर्मेशन अगर आपको याद है तो आपका काम हो जाएगा। ओके। उसके बाद अपना नेक्स्ट चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण, बोलो केपलर के नियम और उत्प्लावकता, आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्लियर। ये ऐसा चैप्टर है जो पहली बार रिट मेंस में जुड़ा है, क्योंकि बाकी चैप्टर तो फिर भी प्री में भी थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि गुरुत्वीय बल का फॉर्मूला क्या होता है। मैंने पहले भी बताया, फिर बता रहा हूं, -Gm1/R²। जी क्या होता है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय किलोग्राम स्क्वायर। ये मान हेनरी कैवेंडिश ने दिया है, ध्यान रखना, हेनरी कैवेंडिश, ठीक है, ने ये मान दिया है। ओके। उसके बाद यहाँ पर नेगेटिव किसको दर्शाता है, आकर्षण को दर्शाता है। उसके बाद है गुरुत्वीय त्वरण Gm/R²। तो जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो जिस ग्रह पर उसके द्रव्यमान उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है, और जी का सर्वाधिक मान पृथ्वी की सतह पे ही होता है। बोलो केंद्र पर तो कितना होता है, 0 होता है। ऊपर जाएंगे तो भी जी डाउन होगा, नीचे जाएंगे तो भी जी डाउन होगा। इसका मतलब सतह पे क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, और उसकी मान 9.8 मीटर/सेकंड² होती है। जी के मान में परिवर्तन 4 कारणों से होता है। एक है ऊंचाई के कारण, एक गहराई के कारण, एक पृथ्वी के आकार के कारण, एक घूर्णन के कारण। चारों देखते हैं। पृथ्वी की ऊंचाई के कारण बोलो आपको ये मैंने बताया, तो आपको GH/G R²/R+H²। इसका मतलब हुआ, इस फॉर्मूले से पता चल रहा है कि H अगर बढ़ाएंगे तो G क्या होगा, घटेगा। गहराई के कारण देखें तो G बोलो D/G, गहराई पर डिवाइड बाय सतह पर -D/R। अगर इस D को बढ़ाऊंगा, गहराई को बढ़ाऊंगा, तो ये क्या होगा, घटेगा। अगेन अपन ने देखा गहराई को बढ़ाने पर भी G क्या होता है, घटता है। क्लियर। ओके। तो ये दोनों न्यूमेरिकल एस्पेक्ट रखते हैं। पृथ्वी के आकार के कारण आपको पता होना चाहिए, पृथ्वी जो होती है वो रेक्टेंगुलर होती है। बोलो इसीलिए यहाँ पर ये जो पोल होता है, इस पर जो है बोलो आपके इक्वेटर से क्या होता है, ज्यादा होता है। और दोनों में कितना ज्यादा अंतर होता है, 0.02 मीटर/सेकंड²। इसका मतलब पृथ्वी के आकार के कारण पोल पर जी का मान इक्वेटर से 0.02 मीटर/सेकंड² बोलो ज्यादा होता है। घूर्णन के कारण भी पोल पर इक्वेटर से ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है, 0.03 मीटर/सेकंड²। क्लियर। तो ये मैंने एक बार शॉर्ट में बता दिया। दोस्तों ये सारे के सारे टॉपिक मैंने यूट्यूब पे डिटेल से भी कराया है, लेकिन अब टाइम है हमारा बोलो फास्ट रिवीजन करने का, इसीलिए मैं आपको वो कंटेंट बता रहा हूं जो आपको याद होने चाहिए। क्लियर। उसके बाद अपन देखें केपलर के नियम। 3 केपलर के नियम है, एक पक्का क्वेश्चन आएगा। केपलर ने अपना प्रथम नियम दिया, बिल्कुल बेसिक बोला कि जो
जो अब मैंने नियम दिए वो प्लेनेट ग्रह के लिए दिए गए, और कोई भी ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, और सूर्य एक फोकस बिंदु की तरह स्थित होता है। फिर अपने द्वितीय नियम जिसको क्षेत्रफल का नियम भी कहते हैं, और कहता है कि जब भी कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है तो एक तो उसकी क्षेत्रीय चाल एरिया वेलोसिटी यानी dA/dt वो कांस्टेंट रहती है, और दूसरा एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। क्लियर? जे क्या रहता है? नियत। अगर जे नियत रहता है तो इसका मतलब हुआ यहां पर हो प्लेनेट या यहां पर हो प्लेनेट। क्लियर? ये जो होगी डिस्टेंस r1 तो यहाँ वेलोसिटी होगी v1, ये डिस्टेंस होगी r2 यहाँ वेलोसिटी होगी v2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, m v1 r1 m v2 r2, m से m कट गया तो हमें क्या पता चला कि यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के बराबर है। इसका मतलब हुआ जब यहाँ पर जब आपका ये डिस्टेंस कम होगी तब तब ये वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और जब डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो वेलोसिटी कम होगी। इसका मतलब हुआ कोई भी ग्रह सूर्य के जितना पास से होकर गुजरता है उतनी उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है। क्लियर? इसका मतलब हुआ यहां पर अगर मुझे कोई कहे कि एक ग्रह जब सूर्य से इतनी दूरी पर है तो उसकी वेलोसिटी इतनी है, तो बताइए इतनी दूरी पर क्या होगा, इसे सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट केपलर का तृतीय नियम जिसको आवर्तकाल का नियम भी कहते हैं, और इसमें केपलर ने बताया कि जब भी कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसका आवर्तकाल का वर्ग और सूर्य और उसके बीच की माध्य दूरी के क्यूब घन के बोलो समानुपाती होता है। तो यहाँ पर हटाते हैं तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है जिसको केपलर कांस्टेंट कहते हैं। तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर क्यूब या टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r3/2। ये अगर याद है तो इसका हर न्यूमेरिकल सॉल्व आप कर सकते हो। क्लियर? क्योंकि इसमें होगा क्या, T1 पर अगर R1 है और T2 पे R2 है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बोलो T1/T2 करोगे तो R1/R2 और क्या करोगे 3/2, बोलो अपना सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। क्लियर? ओके। उसके बाद अपन बात करते हैं उत्प्लावकता। बायोन्सी क्या होती है? आपने देखा होगा बचपन में हमने जब भी कोई हल्की बॉल है उसको पानी की बाल्टी में डालते हैं, जैसे छोड़ते हैं वापस ऊपर आ जाती है। अपन सोचते हैं यार मैं तो नीचे लेके गया था, वापस हाथ हटाते क्यों आ जाती है, तो उसी को बोलते हैं उत्प्लावकता। द्रव द्वारा किसी भी वस्तु पर ऊपर की ओर भेजने वाला बल क्या होता है, बायोन्सी उत्प्लावकता होता है। और उत्प्लावन बल जो होता है वो v रो इन जी, बोलो आपका v इन रो जी, यानी रो यानी द्रव का घनत्व और वस्तु का द्रव में डूबे भाग का आयतन। क्लियर? और आपका जी तो गुरुत्वीय त्वरण है, ओके, पर निर्भर करता है। तो आपने देखा कि उत्प्लावकता जो है वो किसी भी वस्तु हल्की हो या भारी हो उस पे उतना ही लगेगा, क्योंकि उसको लगने के लिए मेन है वो द्रव का घनत्व रोल रखता है। क्लियर? आर्किमिडीज का सिद्धांत देखें तो आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है, आर्किमिडीज ने क्या देखा कि कोई भी वस्तु को हम जब पानी में डालते हैं तो वो बोलो हल्की होती है, उसके भार में कमी आती है। तो वो भार में कमी इसलिए आती है क्योंकि उसके ऊपर क्या लगता है, बोलो ऊपर क्या लगता है, बोलो v इन रो जी, उत्प्लावन बल लगता है इसलिए भार में कमी आती है। और ये जो भार में कमी आती है वो उत्प्लावन बल के बराबर होती है या हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। क्लियर? ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई भी चीज डूबेगी या तैरेगी वो वस्तु के घनत्व और बॉडी के घनत्व और द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। अगर वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व ज्यादा है वस्तु डूब जाएगी, अगर किसी वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम है तो वस्तु ऊपर तैरेगी। क्लियर? आई होप आपको फिजिक्स के सारे टॉपिक, प्रकाश हो, ध्वनि हो, बल हो, आपका ताप उष्मा वाला हो, या आपका धारा विद्युत की हो, या आपका लास्ट चैप्टर 6 नंबर गुरुत्वाकर्षण, केपलर के नियम, उत्प्लावकता, आर्किमिडीज, सारे के सारे मैंने आपको करा दिए। यानी आप लगभग 40-45 मिनट का ये लेक्चर 2-3 बार स्टडी करके कॉन्फिडेंस ला सकते हो कि हाँ इतने सारे फिजिक्स के टॉपिक फास्ट रैपिड रिवाइज कर सकते हैं। कैसा लगा लेक्चर जरूर कमेंट्स करके बताएं, और ऐसे ही पढ़ के जाएं और बिल्कुल मस्त होकर कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दें। दोस्तों फिजिक्स के क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो जनरली आपके रीट जैसे एग्जाम के अंदर बहुत इजी होते हैं, बस आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।